इज़राइल और हमास का जो वॉर हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक नए लेवल पे चलता चला जा रहा है और उसी के उसमें यूएस के जो एंटनी ब्लिंकन है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो आज इज़राइल पहुंचे हैं। लेकिन इज़राइल के बाद में उनको और उनके साथ में यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन को इंडिया में आना है इन द मंथ ऑफ नवंबर। उनका आने का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 टू 1 वो आकर के मिलेंगे डॉक्टर एस जयशंकर से और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी से। तो इसके बारे में कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है या क्या इसके बारे में हो सकता है, रीजन क्या है इन लोगों के आकर के मिलने का, उसी के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने इनवाइट किया सूद सर को। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, ये जो इजराइल का और हमास का और पैलेस्टीन, जिसको भी हम तीनों लोगों को अगर हम जोड़ के देते थे, खिचड़ी सी बन गई है हमास के पैलेस्टीन की। इनके जो वॉर है, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो हर रोज नए लेवल पे पहुंचता चला जा रहा है। और इस बीच में एंथनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं आज, लेकिन इन द मंथ ऑफ नवंबर वो इसी महीने वो और उनके साथ में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन यहाँ पे भारत में आ रहे हैं मिलने के लिए हम डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो इनकी विजिट है इसराइल की, वो तो नेचुरली जो हमास और इसराइल का वॉर चल रहा है उसके लिए, क्योंकि ये पूरा सपोर्ट करते हैं इसराइल को और इसराइल को किसी भी तरीके से डिफीट नहीं होने देंगे। इसराइल के लिए पूरी सपोर्ट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आप समझिए कि इसराइल में इनकी जान बसती है, जहां तक हम गल्फ की बात करें। और इनका इसराइल को सपोर्ट करना भी ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करना भी है। और एंटनी ब्लिंकन की शायद ये सेकंड या थर्ड विजिट है इसराइल की। और उसके बाद बहुत से यूरोपियन लीडर्स, चाहे इटली के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे यूके की प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फ्रांस के प्रेसिडेंट हो, ये सारे के सारे यहाँ पे विजिट किए हैं इसराइल के अंदर। और उसके बाद ये जो एंटनी ब्लिंकन है, ये जॉर्डन जाएंगे, कुछ और अरब कंट्रीज जाएंगे। और इस विजिट को पूरा करने के बाद ये देखेंगे कि यहाँ पे कई जो लड़ाई चल रही है फैले ना, क्योंकि ये भी चाहते हैं वॉर कंट्रोल हो और जितनी गल्फ कंट्रीज है वो भी चाहती है कि वॉर कंट्रोल हो। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि वॉर फैले या वॉर चलता रहे, और इसलिए वो हमास को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इजराइल कोशिश कर रहा है कि वॉर को जल्दी खत्म किया जाए, और वॉर खत्म करने का मतलब है कि हमास को खत्म किया जाए। इजराइल का एक इस टाइम पे एक एजेंडा है हमास को खत्म करने का। और अगर हमास जिंदा रहेगा तो इजराइल के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा, ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बना रहेगा। और साथ में बाकी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमास को ज्वाइन कर चुके हैं इसराइल को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इसराइल पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन अटैक मेनली यूएस के ऊपर है। और गल्फ कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। गल्फ कंट्रीज अपना ध्यान बटाना चाहती हैं अपनी इकोनॉमी को ब्रशअप करने के लिए। लेकिन इनको सपोर्ट करने के पीछे एक तो ईरान का हाथ है, एक रशिया का हाथ है, एक चाइना का हाथ है, और साथ में टर्की भी इनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। और एक कंट्री जो इनको सपोर्ट दे रही है पैसे का, वो है कतर। इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा एक के बाद एक। लेकिन दूसरी बात है कि एंटनी ब्लिंकन इसके बाद चले जाएंगे जापान के अंदर, गल्फ के टूर के बाद, और उसके बाद जाएंगे साउथ कोरिया में, और उसके बाद आएंगे इंडिया के अंदर। लेकिन जब इंडिया के अंदर आएंगे तो इनके साथ उनके डिफेंस सेक्रेटरी वो भी आएंगे, और यहाँ पे 2+2 मीटिंग होगी, यानी कि यूएस के फॉरेन मिनिस्टर, यूएस के डिफेंस मिनिस्टर या डिफेंस सेक्रेटरी, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये चारों बैठेंगे। लेकिन जब ये 2+2 की मीटिंग होती है, ये पिछले कुछ साल से स्टार्ट हुई, और स्टार्ट हुई यूएसए के साथ, और उसके बाद इंडिया ने कुछ और कंट्रीज के साथ ये मीटिंग होल्ड की है। लेकिन ये मीटिंग बड़ी सिग्निफिकेंट होती है। यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिए जाते या फॉरेन रिलेशंस के डिसीजन नहीं लिए जाते, यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं डिफेंस के। और एक आज के दिन में जो डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस उनको कंबाइन किया जा रहा है, और यहाँ पे बहुत से एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, बहुत सी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। एक तो यहाँ पे जो इशू डिस्कस होगा नेचुरली वो जो हमास और इजराइल का वॉर चल रहा है उसके ऊपर होगा, क्योंकि इस टाइम पे यूएस और इंडिया सेम पेज में है। जब यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा था तो इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन यूक्रेन को अपोज नहीं कर रहा था। लेकिन इस वार के अंदर इंडिया पूरा इजराइल के साथ खड़ा है और यूएस भी इजराइल के साथ खड़ा है। और इस यही तभी कहा मैंने कि यहाँ पे सेम पेज में है, सेम इंटरेस्ट है, सेम हमारा एटीट्यूड है, सेम हमारा गोल है। डॉक्टर एस जयशंकर का भी एक स्टेटमेंट आया था, जो उन्होंने 7 अक्टूबर को जो बर्बरता हुई है उससे रिलेटेड उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, इंडिया का शुरू से स्टैंड था हमास और इजराइल के वार पे। इंडिया ने पहले इजराइल को सपोर्ट किया था जब ये वार स्टार्ट हुआ,
और हमास को अपोज किया था, क्योंकि इंडिया का क्या पर्पस था। अगर पहले कभी भी इसराइल और पैलेस्टाइन का झगड़ा हुआ तो इंडिया हमेशा पैलेस्टाइन के साथ खड़ा रहा, लेकिन ये जो वार था ये पैलेस्टाइन का नहीं था, हमास का था। बहुत से लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते पैलेस्टाइन क्या है और हमास क्या है। पैलेस्टाइन एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक जो कंट्रोल करती है पूरे वेस्ट बैंक को, और हमास कंट्रोल करता है गाजा को, जहां से इसराइल के ऊपर मिलिट्री अटैक्स भी होते रहते हैं। और पीएम मोदी लेबनान गए थे, पीएम मोदी पैलेस्टाइन गए थे, इसराइल गए थे, लेकिन वो कभी हमास नहीं गए। और जो हमास ने इसराइल पे अटैक किया, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, प्रेग्नेंट लेडीज के बच्चे बाहर निकाल दिए, गर्दनें काट दी बच्चों की, और इनह्यूमन एक्ट किया, ओवन में डाल दिया, ओवन में डाल दिया बच्चों को, जैसे आपने एक बार बताया था। फिर साथ में क्या था कि उन्होंने अपने आदमी को मारा और बच्चे को ओवन में डाल दिया और फिर औरत को रेप किया। और ये उसी तरीके का अटैक था जो 90s के टाइम में कश्मीर में हुआ था, जब यहाँ पे हिंदुओं को मारा गया कश्मीर के अंदर। तो इंडिया कैसे इनको सपोर्ट कर सकता है। वो बात दूसरी है कि राहुल गांधी जो बेवकूफ आदमी है, जिनको अकल नहीं है, जो इनको सपोर्ट करते हैं, ना तो डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ना उनको कोई मतलब है कश्मीर से, ना उनको कोई मतलब है हिंदुइज्म से, उनको सिर्फ मतलब है इंडिया को अपोज करना। और यहाँ पे जिस तरीके से पीएम बनना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और जो देश में किया गया है इतने सालों तक उसको खत्म करना चाहते हैं। इनको चाहिए कि ये चाहते हैं कि देश खत्म हो जाए, मेरी तिजोरियां भरी रहे, और यही हमारे बाकी अपोजिशन के लीडर्स का काम है, उनका यही एटीट्यूड है। लेकिन अब हम इस पे आते हैं, तो अब क्या है कि इजराइल ने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला कि आप हमास को कहिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इंडिया की कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि इस टाइम पे कुछ मुस्लिम सेंटीमेंट वो भी उठे हुए हैं, कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि पैलेस्टाइन क्या है और हमास क्या है। उनको पता कि जी पैलेस्टाइन के बच्चे मर रहे हैं। मार कौन रहा है? मार तो हमास के लोग रहे हैं ना। वो अपने बच्चों और औरतों को अलग कर दें, आप अलग हो जाए, लड़ ले इजराइल से 1 to 1, पता चल जाएगा कितना दम है इसके अंदर। दम नहीं है इनमें, ये सिर्फ छुप के वार कर सकते हैं, औरतों के पीछे छुप करके या बच्चों के पीछे छुप करके। और इजराइल चाहता है कि यहाँ बच्चे और औरतें ना मरे, सब ये चाहते हैं, लेकिन हमास नहीं चाहता। और जो लोग समझदार नहीं है वो भी ये चाहते हैं। उनको कोई डिफरेंस नहीं पता चलता बच्चों के हमास और पैलेस्टाइन के बीच में या हमास और इजराइल के बीच में। तो इसीलिए एस जयशंकर की जो स्टेटमेंट थी वो एक तरीके से जो इजराइल ने कहा कि हमास को डिक्लेयर किया जाए एज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसी हिसाब से इंडिया ने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर हम मान भी लें कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इसको मान लेती है, तो इसके कुछ हमारे पास कंट्री के अंदर कुछ एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, वर्ल्ड के रिलेशंस के ऊपर भी हमारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कर भी दिया जाए तो यूएन के अंदर तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि चाइना और रशिया वो हमास को सपोर्ट करेंगे और हमास को कभी ब्लैकलिस्ट नहीं होने देंगे। लेकिन हमास कोई कंट्री नहीं है, हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एस चक्कर की जो स्टेटमेंट है उससे इजराइल भी खुश है, यूएस भी खुश है, और उसके साथ साथ जो इंडिया ने उसके बारे में कहा वो भी एक बात है। लेकिन दूसरी बात है कि जो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया में आ रहे हैं, उसका क्या पर्पस है। यहाँ पे बात पूरी होगी इजराइल और हमास के ऊपर, कैसे इसको और आगे बढ़ाया जाए, कैसे इजराइल को सपोर्ट किया जाए। अगर ये इंडिया से कहते हैं कि आप आर्म एम्यूनिशन दो इजराइल को, तो इंडिया उनको देगा। अगर वो कहते हैं कि इजराइल को आप बाकी सपोर्ट दो, बाकी खाने पीने की चीजों की दो, वो भी इंडिया उनको देगा, पूरा देगा। इंडिया की ड्यूटी बनती है, क्योंकि इजराइल ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। चाहे आपका कारगिल वार हो 1999 का, उन्होंने इंडिया को स्मार्ट बॉम्ब दिए थे, चाहे आपका बालाकोट स्ट्राइक हो, जब इंडिया के पास आर्म्स एम्यूनिशन की कमी थी। ये कमी तभी पूरी हुई है जब पीएम मोदी पावर में आए हैं, तो तब भी उनके बॉम्ब्स यूज किए गए थे बालाकोट स्ट्राइक के अंदर। तो हम कैसे भूल सकते हैं इजराइल को। और इजराइल हमारा बेस्ट फ्रेंड है, और इजराइल और हिंदुस्तान एक टाइप का सेम चीज भुगत रहे हैं, मतलब कि मिलिटेंसी, हमारे अंदर मिलिटेंसी की गई पाकिस्तान के द्वारा, और इतने साल तक हम भुगतते रहे। इजराइल के ऊपर बहुत सी कंट्रीज है उसके आसपास जो उनको मिलिटेंसी करते हैं, लेकिन हमारे साइज का डिफरेंस है, इसी वजह से हम झेल पाए। अदरवाइज दोनों की प्रॉब्लम सेम है। और इंडिया जो इस टाइम पे जो 2+2 की मीटिंग हो रही है, यहाँ पे एक और बात की जाएगी इंडिया के द्वारा, वो की जाएगी जो 8 हमारे नेवल ऑफिसर्स उनको फांसी की सजा दी गई है कतार के अंदर, और इंडिया एक तरीके से पूरा प्रेशर डालेगा यूएस के ऊपर कि वो कतार को के अंदर जो हमारे नेवी के ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ जो चार्जेस है उनको दूर करें, क्योंकि वो चार्जेस इलीगल तरीके से लगाए गए, और वो सिर्फ इसीलिए लगाए गए कि इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया। और दूसरी बात है
कि दोनों कंट्रीज के जो आपस में रिलेशन होंगे, जो बातचीत होगी, वो बहुत से इश्यूज के ऊपर होगी, क्योंकि यूएस चाहता है कि इंडिया एक आर्म्स सप्लायर बने, यहाँ पे आर्म्स बनाए जाए और यूएस और नाटो कंट्रीज को सप्लाई किया जाए। उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी और उनके डिफेंस सेक्रेटरी किसी कंट्री विजिट करते हैं तो बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है, और जब दोनों आते हैं तो आप सोचिए कि सोने पे सुहागा है। और अगर इंडिया आ रहे हैं तो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, और इंडिया को हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, और इंडिया की हेल्प लेना चाहते हैं ये लोग, इजराइल के लिए भी, अपने लिए भी। और इससे हमारी कंट्री की इंपॉर्टेंस वो भी बढ़ती है, हमारी सिग्निफिकेंस बढ़ती है और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका अकेली कंट्री है इस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर जो ग्रेट पावर है, इसके मुकाबले में कोई नहीं खड़ा होता। चाइना का तो कोई स्टैंड ही नहीं लगता इसके सामने, क्योंकि चाइना एक अजीब टाइप की कंट्री है, छोटी छोटी कंट्रियों को अपने डेप ट्रैप में डाल करके उनको एक्सप्लॉइट करती है। अमेरिका का एक अलग एटीट्यूड है, और इससे दोनों कंट्रीज के रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग होंगे और ज्यादा बढ़ेंगे। मतलब जो कहते हैं ना कि देव और दानव में जो फर्क है ना, वो सामने इस वॉर में दिख रहा है कि कौन हमास के अगेंस्ट में खड़ा है और कौन हमास के साथ में खड़ा है। क्योंकि हमास जो है ये कि इंसान तो मुझे नहीं लगता है कि इंसान ही है ये लोग, ये कुछ इंसान के रूप एक दानव ही है ये लोग। जिस तरीके की बर्बरता ये लोग कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम 7 अक्टूबर दोबारा रिपीट करेंगे। मतलब लेकिन नंदिता ऐसा है, इनको अब दोबारा चांस नहीं मिलेगा 7 नहीं अक्टूबर का। मिलेगा। बहुत हो गया। अब इजराइल को इनको खत्म करके रहेगा, और यही इंडिया का स्टैंड रहेगा, ये यूएस का स्टैंड रहेगा, ये स्टैंड रहेगा नाटो कंट्रीज का, यही यूरोप का स्टैंड रहेगा। इवन आपके गल्फ की कंट्रीज वो नहीं चाहते कि हमास दोबारा स्टैंड हो, और उसको सपोर्ट तो नहीं करेंगे, अपोज भी नहीं करेंगे, लेकिन वो तमाशा देखेंगे हमास के खत्म होने का, क्योंकि अगर हमास जिंदा रहेगा तो उनको भी काटेगा। जैसे हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि अपने बैकयार्ड पे सांप पालोगे तो आपको तो काटेंगे, तो उसी तरीके से ये फिर भी पाकिस्तान कहाँ सुधर रहा है सर। मतलब सांप है, बिच्छू है, सब चीज है उनके यहाँ पे, और उनको पता है, उसके बाद भी वो संभलना नहीं चाहते। वो आज भी अपने जी, लेकिन क्या हाल है पाकिस्तान का, बर्बाद हो गया ना। भिखारी है, कटोरा है उनके हाथ में, और क्या है कटोरा बस। अब फिर यहाँ पे क्रिकेट मैच भी हार गया बेचारा, सोने में सुहागा। आए तो बिरयानी खा करके गए थे यहाँ पे, मतलब अफगानिस्तान से भी देखो, अफगानिस्तान से भी हार गया। फिर देखो दूसरी बात है, अफगानिस्तान के जो यहाँ पे क्रिकेटर हैं वो हिंदुस्तान को गले लगा रहे हैं, इरफान पठान इनके साथ डांस कर रहा है, और उसके बाद तालिबान इनको सपोर्ट कर रही है। तालिबान आज इंडिया के साथ खड़ी है, इंडिया के एटीट्यूड की वजह से, इंडिया के भारत की वजह से। इंडिया का जो एटीट्यूड है वो देख करके कैसे उनको वीट भेजता है, पाकिस्तान उस वीट को चुरा लेता है। हाँ, डेवलपमेंट उनको भी तो चाहिए। उनको समझ में आ गया है कि ये जो उसमें केव्स में रहने वाला, जो खंडहर में रहने वाला, जो उस गुफाओं में रहने वाला, अब टाइम नहीं है, अब आप बाहर निकलिए। नंदिता, एक और बात है कि अफगानिस्तान में जो मर्जी रूल हो, उनको प्यार से समझाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने एक बात क्लियर कर दिया कि हम अपनी कंट्री को, किसी भी कंट्री को अपनी लैंड को यूज नहीं करने देंगे टेररिज्म के लिए। और वो उन्होंने अपने वायदा पूरा किया है, और वो आज इस तरह नहीं है जो हमास की तरह है, वो अपनी कंट्री के अंदर बैठे हैं, अपनी कंट्री को डील कर रहे हैं। वो जो मर्जी करे अपनी कंट्री के अंदर, हमें उससे कोई नहीं लेना। हमको तो परेशान नहीं कर रहे ना, किसी और को तो परेशान नहीं कर रहे। उनकी कंट्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, वो टाइम के साथ चेंज हो जाएंगी, लेकिन जब तालिबान आई है तो देश को भुगतना तो पड़ेगा अपनी कंट्री के अंदर उनके सिस्टम को। उनको चेंज होने में टाइम लगेगा, टाइम देना चाहिए उनको। माइंड सेट है ना वो तालिबान का, हमास का, और जितने भी हिजबुल्ला है, इन सब लोगों को टाइम लगे, क्योंकि इनका माइंड सेट इतना डीप रूटेड है ना कि ये चेंज होने में। देखो, इनको हमास से कंपेयर ना करो। हमास जैसी कोई खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन या आईएसआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन कोई दूसरी नहीं है, या हिजबुल्लाह जैसी। ये अपने लोगों की गर्दनें काटते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक छोटे छोटे लड़के 18-20 साल के, उनके आंख पे पट्टी बांध करके गर्दन नीचे कराई और उसके तलवार मार के उनकी गर्दन काट दी। ये आईएसआई का काम है, ये काम है आपके हिजबुल्लाह का। और जहां तक हमास की बात करो, वो अपने बच्चों को मरवा रहे हैं। सामने खड़े हो जाओ, बम के और मरो, हम बच जाए। अच्छा, मैं हमास का सर एक चीज, अभी जैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें शेयर की है, तो ये व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहती हूँ जो हमास को सपोर्ट करते हैं। अभी एक और ट्वीट आया है जिसमें कि डिफेंस जो इजराइल का है, उनका एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक लेडी थी वहां पे जिसको 3 दिन तक भूखा रखा गया। 3 दिन के बाद उसको खाना दिया गया, राइस दिया गया और उसको मीट दिया गया खाने के लिए। जब उसने वो खाना खा लिया तब उसको ये बताया गया कि ये मीट जो उसने खाया है वो उसके 1 साल के बच्चे को मार करके पकाया गया था।
इट इज द सेम थिंग अगर हम करें कश्मीर की, अगर हम बात करें जहां पर कि हस्बैंड के ब्लड से सना हुआ राइस जो है वाइफ वाज फोर्स्ड टू ईट, तो ये इंसान नहीं है, ये कुछ और ही है, मतलब बोझ है धरती पे। एंड वी स्टैंड विद आवर गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट हमारे से कहती है कि वी स्टैंड विद इजराइल, तो वी स्टैंड विद इजराइल। और सर ये जो आ रहे हैं यहाँ पे यूएस सेक्रेटरी आ रहे हैं और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड स्टेट जो आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ फ्रूटफुल होने वाला है और एक डायरेक्शन मिलेगा इस जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस चीज को लेकर के। और इसके बारे में आपने जो बताया है, थैंक यू सो मच। कुछ और बोलेंगे सर क्या इसके बारे में? नहीं आगे अगला अब ठीक है, आ रहे हैं। बेसिकली क्या है कि एक तो हमारे जो 6-8 नेवल के ऑफिसर्स हैं उनके रिलीज के लिए बात की जाएगी, क्योंकि यूएस का काफी प्रेशर है कतर के ऊपर, क्योंकि यूएस के वहां पे बेस है और कतर को यूएस की जरूरत भी है। लेकिन हमारे जो 8 नेवी के ऑफिसर्स को जो इम्प्लीकेट किया गया था वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था जब ये इटली गए थे उनकी सबमरीन की डील के लिए। उस पर अलग से बात कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं हम लोग इसके ऊपर। लेकिन ये सिर्फ वेट करना पड़ेगा जब ये वार खत्म होगा इजराइल और हमास का, क्योंकि यूएस ने पहले कतर से कह दिया कि अपने यहाँ से जो ये निकाले हैं जब हमास के लोग निकालो, उन्होंने कहा एक बार हम ये लोगों को रिलीज करा ले, उसके बाद हम इसके ऊपर सोचेंगे क्या यूएस कराएगा तो करना पड़ेगा इनको। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सूद सर ये सारी जानकारी देने के लिए, और जो होने वाला है उसको पहले से प्रिडिक्ट किया है आपने एक तरीके से, और मुझे लगता है बहुत सही डायरेक्शन में, बिल्कुल सही चीज आपने मुझे बताई हम सब लोगों को, और ऐसा ही होगा और ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो, हमारे जो नेवल ऑफिसर्स है 8 को जल्दी घर वापस आए, और इंडिया जो है सुपर पावर बन रही है, इसीलिए आज अमेरिका भी भारत को पूछ रहा है। ये हमारे मोदी जी का जो मोदी जी ने जो अपना इतना होमवर्क किया, इतना सारा जो काम किया, उसका ये रिजल्ट है जो आज हमको देखने को मिल रहा है कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है। थैंक यू सो मच सूद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान। मेरा भारत महान, बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।